नमस्कार दोस्तों, हिंदी के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, सब इंस्पेक्टर के लिए हम आपके लिए डेली बहुत सारे क्या कहते हैं एमसीक्यूज लेकर आते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हों, चाहे हिंदी के हों, चाहे इंग्लिश के हों। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर भी रहे होंगे। तो चलिए फिर आज जो है वो हिंदी की बारी है, तो ज़रा फटाफट से प्रश्न करना प्रारंभ कर दीजिए। 40-45 प्रश्न हैं और वो सारे प्रश्न आपको पूरा का पूरा प्रयास करना है कि अच्छे से आप सॉल्व करें। अगर आपको प्रश्नों के उत्तर आते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो एटलीस्ट जो लॉजिक हम आपको बताएंगे वो समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए फिर, और इसे मॉक टेस्ट पेपर की तरह मानकर चलिए। देखिए भाई, अब क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, आंसर भी हम आपको बता रहे हैं, दैट्स फाइन। लेकिन इसे आप अपने एंड पर एक मॉक टेस्ट पेपर ही सही से मान के चलिए, जिसमें कि आप क्या करेंगे, प्रश्न आपके सामने है, जितनी देर में मैं प्रश्न पढ़ती हूँ कोशिश कीजिए कि मेरे आंसर बताने से पहले आपका आंसर आ जाए। ये आपको पूरा का पूरा प्रयास करना है, तभी आपको पता चलेगा कि कितने पानी में है आप, व्याकरण का कितना ज्ञान है आपको। ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मोस्टली वो हम आपके लिए लेकर आते आते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी हो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए तो फिर प्रारंभ करते हैं। इसी के साथ पहला प्रश्न, निम्न में से अमात्रिक शब्द कौन सा है? उपहार, पतझड़, सुंदरता या देवत्व। और कोशिश करनी है कि अपनी स्पीड बढ़ाइए, जितनी आपकी स्पीड बढ़ेगी उतना ही आप बाकी और विषयों को भी समय दे सकते हैं परीक्षा में। ठीक है ना, परीक्षा में तो टाइम मैनेजमेंट सबसे मेन चीज होती है। नॉलेज तो सारे लेकर आते ही आते हैं, लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट सही कर लेता है पेपर में उत्तीर्ण वही होता है, पहले वही आता है। तो अमात्रिक शब्द, अब आप सभी को पता है कि स्वरों में आ का स्वर हो, ई का स्वर हो, ऊ का स्वर हो, सभी को मात्राएं गिनी जाती हैं। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, लेकिन अ को कभी भी मात्रा में नहीं गिना जाता। इसलिए किसी भी वर्ण में अगर केवल और केवल अ का स्वर है जैसे कि पतझड़, अब उपहार में आ की मात्रा है, सुंदरता में ऊ की मात्रा, आ की मात्रा है, देवत्व में आपकी ए की मात्रा है, लेकिन पतझड़ में केवल और केवल अ का स्वर है, तो इसलिए वो आपका अमात्रिक शब्द आएगा। याद रखिएगा इस चीज को। आगे देखिए, निम्न में से अघोष व्यंजन कौन सा नहीं है? याद रखिए स्टूडेंट्स, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि ये जो पीछे नहीं शब्द होता है इस पर ध्यान नहीं देते। जैसे ही उन्होंने अघोष वर्ण पढ़ा नहीं कि बस फटाफट वो अघोष वर्ण छांटने लग जाते हैं और वहीं पर सारा काम हो जाता है, खेला हो जाता है। तो उस चीज का आपको प्लीज ध्यान रखना है। अघोष व्यंजन क्या पहचान होती है? ये फर्स्ट और आपका सेकंड कॉलम, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का। अब कौन सा नहीं है? क ख सेकंड कॉलम है, त थ फर्स्ट कॉलम है, त थ सेकंड कॉलम है, लेकिन च छ ज, अब ये आपका थर्ड कॉलम वाला आ गया। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन आपका यही है, ये आपका सघोष व्यंजन है। आगे देखिए, झ का उच्चारण स्थान, क्योंकि क्या है ना कि अब धीरे धीरे क्वेश्चंस करने का समय जा चुका है। अब आपको फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस करने हैं, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, अपनी नॉलेज चेक करनी है, और हर क्वेश्चन के साथ आपको पता चलता है कि इस विषय की मुझे कितनी जानकारी है, इस विषय की मुझे कितनी जानकारी है, और कितना मुझे आगे पढ़ना है, कैसे आपकी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। तो ध्यान रखेगा ये चीज को। झ का उच्चारण स्थान, अब च छ ज झ जो है वो च वर्ग को बिलोंग करता है, और आप सभी को अच्छे से पता है च वर्ग का उच्चारण स्थान है आपका तालव्य। बिल्कुल सही। जैसे मूर्धन्य आपका ट वर्ग का है, कंठोष्ठ ये आपका ओ और औ आता है, कंठोष्ठ ए कंठ तालु आता है, ये उच्चारण स्थान याद रखिएगा। आगे देखिए, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी यानी जिसके स्पेलिंग्स गलत हैं। अब उत्कर्ष बिल्कुल सही है, वैमनस्य बिल्कुल सही है, वाग्मय ये भी सही है, लेकिन मिथिलेश नहीं होता, मिथिलेश होता है। ध्यान में रखिएगा, जैसे कहते हैं ना मिथिला नरेश, तो मिथिला जगह थी तो मिथिलेश ये आएगा आपका मिथिलेश, कि थ को भी छोटी की मात्रा आनी थी, तो इसलिए गलत आपका बी ऑप्शन था। आगे देखिए, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। एक बार फिर से वही है, नुपुर, वाल्मीकि, शारीरिक और श्रृंगार। अब श्रृंगार के तो भाई बार बार आता है, रिपीट मतलब रिपीटिशन बहुत होती है, तो इस वर्तनी को याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि आज भी स्टूडेंट्स इस वाली वर्तनी को ही सही मानते हैं, जो कि गलत है। श्रृंगार की वर्तनी यही सही है। शारीरिक ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें इक प्रत्यय जुड़ा है, काफी हद तक इक प्रत्यय ही होता है शब्दों में। वाल्मीकि, लेकिन नुपुर जो है उसकी वर्तनी आपकी गलत है, क्योंकि नुपुर बोलते वक्त तो हम ऐसे ही बोलते हैं नुपुर, लेकिन इसमें बेसिकली नूपुर, नूपुर न को बड़े ऊ की मात्रा आएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। एक बार फिर से वर्तनी का प्रश्न,
क्योंकि वर्तनी के प्रश्न काफी आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी, इसकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। वाक्य अशुद्धि में भी आपको कोई शब्द जो है उसकी मतलब कि गलत स्पेलिंग्स देके पूछा जा सकता है कि इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, वहां पर आप वर्तनी से ही करके आंसर दे सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। उद्घोष, ऐक्य, तात्कालिक या उपरोक्तक। अब उपरोक्तक ये तो बोलने से ही गलत है, या तो देखिए या तो होता है उपरोक्त या होता है आपका उपर्युक्त, ठीक है ना। ये दो वर्तनियां हो सकती हैं लेकिन ये तो कभी भी नहीं हो सकती, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन ही है। आगे देखिए, आ स्वर निम्न में से क्या नहीं है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीजन बिहाइंड, आपको स्वरों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। जैसे आ जो है वो दीर्घ स्वर है, बिल्कुल है। दीर्घ स्वर आपके तीन ही होते हैं, आ, ई और उ। अवृत्तमुखी, अब वृत्त का मतलब क्या होता है? वृत्त का मतलब होता है आपका सर्कल, राउंड, मैथमेटिकल उसमें कहते हैं वृत्त। तो अवृत्तमुखी मतलब, वृत्तमुखी क्या होता है कि जब आप बोलते समय, कोई भी स्वर बोलते समय आपके होंठ जो है वो गोल हो जाएं। लेकिन अब जैसे उ ओ तो होंठ आपके गोल हो गए, लेकिन आ बोलते समय आपके होंठ गोल नहीं हुए, जैसे कि मतलब ओवल शेप में हो या किसी भी शेप में हो लेकिन गोल नहीं है, तो वो आपका अवृत्तमुखी भी है। पश्च स्वर, ये था आपका जिह्वा के आधार पे, पश्च स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर। एक एक चीज मैंने आपको करवाई है, जाके लेक्चर्स देखिएगा, नहीं पता तो पश्च स्वर जहां पर स्वर की ध्वनि पीछे से आए जीभ के, तो इसलिए जैसे आ, ठीक है ना, ये जो है ये आपका आ, ओ, ये सारे आपके पश्च स्वर होते हैं। अ आपका मध्य स्वर होता है जीभ के बीच में से, और ई ए ये आपके अग्र स्वर होते हैं। तो ध्यान रखिए पश्च स्वर भी है लेकिन संवृत स्वर नहीं है ये, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन, क्योंकि आ जो है वो तो आपका विवृत स्वर है। विवृत स्वर का मतलब क्या होता है? जिसमें आपका मुख पूरी तरह से खुल जाए। विवृत, विस्तार से रखिएगा, विस्तृत, विस्तृत मतलब आपका मुंह पूरा खुल जाए, जैसे आ, खाना खिलाते वक्त भी कहते हैं ना, तो ये चीज याद रखिएगा। आगे देखिए, अल्प प्राण व्यंजनों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण फिर से आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ कॉलम। तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट कॉलम कौन सा है, देखिए प फ, पहले तो देखिए ये सेकंड कॉलम आ गया, ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। त थ द, अब ये थर्ड कॉलम वाला है। प फर्स्ट कॉलम वाला है, ट ठ ड ये तीसरे कॉलम वाला है। दैट मीन्स यहीं पर हमें अपना उत्तर मिल गया। करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। आगे देखिए, किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? अब द्वित्व व्यंजन कौन सा था? मैंने क्या बताया था? जहां पर एक ही वर्ण दो बार आए, जैसे एक बार आधा एक बार पूरा, जैसे कि आपका हो गया अन्न, बच्चा। अन्न में न पहले आधा आया फिर पूरा आया, बच्चा में च पहले आधा आया फिर पूरा आया। लेकिन अब जैसे है मनन, मनन में न दो बार आया इकट्ठे लेकिन दोनों बार पूरा आया है, पूरे पूरे शब्द, तो ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो ये आपका द्वित्व व्यंजन में नहीं आएगा। उसके लिए एक आधा एक पूरा दोनों जुड़े होने चाहिए, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन है, कद्दू। बाकी जो तुच्छ है, ऊर्ध्व है या स्तर है, ये सारे के सारे आपके संयोग व्यंजन कहलाते हैं। इन चीजों को याद रखिएगा, संयोग व्यंजन। आगे देखिए, भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? अब पर्यायवाची विलोम शब्द वाला प्रश्न आ गया, ये किसी भी तरीके से आपको करके पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं कि आपको सीधे सीधे खीर परोस दी जाए, कभी कभी आपको, ठीक है ना, वो कढ़ाई में से खीर खुद निकालनी पड़ती है। तो भिन्न अर्थ वाला, अब जैसे ललाट, ललाट क्या होता है? माथा, जैसे ललाटाक्ष शिवजी जी को कहा जाता है कि जिनके मस्तक पर है नेत्र। फिर भाल, चंद्रभाल, ये भी वही है, भाल मतलब वही मस्तक या सर, मस्तक मतलब तो वह है ही है, लेकिन उपल, उपल का अर्थ ये सब नहीं होता। उपल का अर्थ या तो ओले होता है या फिर आपका पत्थर होता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, गणतंत्र का विलोम। अब जैसे ही गणतंत्र सुनते हैं स्टूडेंट्स फटाफट जनतंत्र कह देते हैं। अरे भाई, गण, गण का मतलब क्या होता है? गण का मतलब लोग ही होता है। आपने सुना नहीं है, सभी शिक्षक गण उठ जाएं, शिक्षक गण यानी कि शिक्षक, जितने भी शिक्षक लोग हैं, तो गण का मतलब ही यही है कि लोग, लोगों का शासन। तो लोगों का शासन का ऑपोजिट क्या आएगा? राजतंत्र आएगा, कि जहां पे राजा का तंत्र हो, जहां पे मतलब कि वो जैसे कहते हैं कि तानाशाही हो, तो इसलिए गणतंत्र का विलोम राजतंत्र आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, चिकित्सालय शब्द क्या है? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या संकर। अब यह है आपका रचना की दृष्टि से भिन्न शब्द। रचना की दृष्टि से कैसे? कि जैसे रूढ़ शब्द होता है जो दो भागों में कभी डिवाइड नहीं हो सकता, सार्थक खंडों में। यौगिक जो दो शब्दों से मिलकर बना है, दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ है। योगरूढ़ क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर तो बना है लेकिन उसका अर्थ जो है वो थर्ड मीनिंग निकल रहा है, जैसे बहुव्रीहि समास में होता है। और संकर शब्द कौन से होते हैं? यौगिक का ही एक प्रकार है लेकिन इसमें दो भिन्न भाषाओं के शब्द आपस में मिलते हैं, तो इसलिए चिकित्सालय,
चिकित्सा जमा आलय, जैसे हॉस्पिटल को ही चिकित्सालय कहते हैं या रुग्णालय, तो ये आपका यौगिक शब्द में आएगा क्योंकि दोनों ही शब्दों का अपना अर्थ है, कोई थर्ड मीनिंग नहीं निकल रहा। आगे, रचना की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है? ये भी वही पीछे वाला ही प्रश्न है, योगरूढ़, रूढ़, यौगिक, उसी में छांटना है। तो यमराज, यम के राजा, भोग लिप्सा, भोग की लिप्सा कि मतलब भोग चाहना, उसकी कामना, आत्म बलिदान, आत्म का बलिदान, स्वयं का बलिदान। लेकिन तिलांजलि, तिलांजलि का मतलब ये नहीं होता तिल की अंजलि, तिल त्याग देना। तिलांजलि होता है पूर्ण रूप से त्याग देना, पूर्णतः अस्वीकार करना। तो इसलिए तिलांजलि का कोई तीसरा मीनिंग निकल रहा है, ना यहाँ पर तिल का कोई अर्थ है, ना अंजलि का कोई अर्थ है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि यमराज, भोग लिप्सा और आत्म बलिदान ये आपके यौगिक शब्द थे और तिलांजलि तो जो था वो आपका योगरूढ़ शब्द था। इसे ध्यान में रखिएगा। आगे, पहाड़ का तत्सम क्या होगा? अब ये वाला प्रश्न वैसे तो मैंने आई गेस कि एक दो क्वेश्चन ऐसे वाले जो है पहले भी आपको करवाए हैं, बट यहाँ पर बहुत गौर से इस प्रश्न को ध्यान में दीजिएगा। पहाड़, अब पर्वत, पाषाण, शैल और चट्टान, चारों के ही चारों शब्द जो हैं वो पहाड़ के पर्यायवाची हैं। चारों मतलब पांचों जो शब्द हैं वो आपस में परस्पर पर्यायवाची हैं, पांचों का एक ही अर्थ है। पहाड़, पर्वत, पाषाण, शैल, चट्टान, सभी का एक अर्थ है। लेकिन तत्सम क्या होता है? देखिए, तत्सम शब्द वो था जो संस्कृत का मूल शब्द था, और जब वो हिंदी में आकर थोड़ा बहुत परिवर्तित हुआ तो वो फिर आपका तद्भव बन गया। तो इसलिए वो शब्द आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड होने चाहिए। तो इसलिए पहाड़ का तत्सम पर्वत आएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फिर पत्थर का तत्सम, अब आप भी जानते हैं कि पाषाण को पत्थर भी कहा जाता है, तो कभी कभी स्टूडेंट्स पाषाण चूज करके आ जाते हैं कि मैम पाषाण भी तो संस्कृत का शब्द है क्योंकि श षटकोण आ गया इसमें। लेकिन अभी अभी जो मैंने आपको रूल बताया, यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होता है कि जो शब्द संबंधित है आपस में, जैसे कि प्रस्तर का पत्थर हो गया, कि प्रस्तर तो संस्कृत में था लेकिन हिंदी में आते आते वो प्रस्तर का पत्थर हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका प्रस्तर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं। आगे देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, फिर से आज वर्तनी का ही प्रश्न है एक और। तो यहाँ पे अग्रगण्य, अब गण्य, गण्य गिनती को कहते हैं, और अग्र मतलब होता है सबसे पहले, जैसे कहते हैं ना कि अग्र पूजा यानी कि सबसे पहले जिसकी पूजा की जाए, उसी प्रकार अग्रगण्य यानी कि जिसकी गिनती सबसे पहले की जाए, जिसको गिनती में सबसे प्रायोरिटी दी जाए बेसिकली। तो अग्र, अग्र तो बिल्कुल सही है, और ये अग नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इन दोनों में से कोई आएगा। अब सवाल उठता है आधा न आएगा या आधा ण आएगा। अब गिनती में तो न आता है, लेकिन गणना में ये आता है, गणना, गणना करना, किसी की गिनती करना, तो इसलिए गण्य, तो गणना से ही गण्य बना है, तो ये यहाँ पे ण आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लॉजिक्स के साथ बता रही हूं कि आपको वर्तनी याद कैसे रखनी है। आगे देखिए, तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, और इसमें मैंने आपको रूल बताए थे कि जैसे जहाँ पे ये री की मात्रा आ जाए, ण आ जाए, श षटकोण आ जाए, री का स्वर आ जाए, संयुक्ताक्षर आ जाए, वो सारे आपके तत्सम होते हैं। लेकिन एक बात मैंने और बताई थी, जहां पर भी आपके उत्क्षिप्त व्यंजन आ जाए वो तो मतलब कहते हैं ना, भगवान भी स्वयं आके कह दे कि ये तत्सम है तो तब भी मत मानिएगा प्लीज। तो इसलिए कोड, यहाँ पे उत्क्षिप्त व्यंजन आ गया तो ये तत्सम शब्द कभी हो ही नहीं सकता। आगे देखिए, तो यही मानिएगा अगर भगवान भी आके कहे कि वो आपके साथ लीला कर रहे हैं। उपसर्ग प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है? अब आप जानते हैं सब इंस्पेक्टर में उपसर्ग प्रत्यय जो है वो क्या मायने रखता है। ये हो ही नहीं सकता कि उपसर्ग प्रत्यय का प्रश्न ना आए, तो हम भी आज आपके लिए बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हैं उपसर्ग प्रत्यय के। तो अब वारिद, वारिद किसको कहते हैं? याद है, वारी अर्थात पानी, जल, वारी जमा द, वारी देने वाला अर्थात बादल, तो इसमें द प्रत्यय है। गर्जन, गर्जन किससे बना है? जैसे हम कहते हैं ना गरज, बादल गरज रहे हैं, गर्ज जमा न गर्जन, तो यहाँ पर भी न प्रत्यय है। और लहराता, लहरा, हम कहते हैं ना झंडा लहरा रहा है, लहरा जमाता लहराता, तो यहाँ पे भी ता प्रत्यय है। लेकिन अथाह में अ उपसर्ग है, अ जमा थाह, थाह मतलब कि जिसकी थाह ना ली जा सके, जिसे मतलब जिसकी गहराई को नापा ना जा सके, तो इसलिए सी जो ऑप्शन है वो आपका सबसे भिन्न है, क्योंकि उसमें केवल उपसर्ग था, बाकियों में प्रत्यय था। आगे देखिए, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुराग, अनु उपसर्ग है। विराग, वी उपसर्ग है। बैराग, बै उपसर्ग है। लेकिन चिराग, अब इसमें ची उपसर्ग नहीं है, चिराग जो है वो अपने आप में मूल शब्द है, और इसीलिए पेपर में भी आपको ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, रिलेटेड ऑप्शंस,
कि अनुराग, विराग, चिराग, बैराग, सोचते रहिए बैठ के। तो वही आपको पता होना चाहिए, जो चिराग है वो अपने आप में मूल शब्द है जिसका अपना एक अलग अर्थ है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका सी ऑप्शन। आगे देखिए, निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? और ये मैं बहुत बार बता चुकी हूं, हिंदी में संयुक्त स्वर केवल और केवल 4 हैं, ए ओ और आपका औ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा आपका? सी ऑप्शन। ठीक है, तो ए जो है वो आपका संयुक्त स्वर है, बाकी आ उ ई आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत जाएंगे। आगे देखिए, निम्न में से विदेशज शब्द कौन सा नहीं है? अब आपसे तत्सम तद्भव नहीं पूछा गया, अब सीधा सीधा विदेशज पे आ गए। और विदेशज शब्द पहचानने का सबसे साधारण तरीका मैं आपको एक चीज बताऊं, याद कर लीजिए कि जैसे तत्सम तद्भव की आप लिस्ट वगैरह पढ़ते रहते हैं, हमने भी अगर आपने कोर्स लिया हो तो कम से कम 400 450 शब्दों की लिस्ट आपको प्रोवाइड करवाई हुई है। तो विदेशज शब्द, जिन शब्दों का आप तत्सम या तद्भव ना ढूंढ पाए, वो आपका होता है, जैसे कि तिजोरी, चीनी, कैंची, ये सारे के सारे आपके पुर्तगाली, तुर्की, उस भाषा के शब्द हैं। लेकिन कंघी, कंघी का तत्सम होता है कंकती। तो जिसका तत्सम हो गया दैट मीन्स कि वो विदेशज नहीं है, वो आपका भारतीय मूल का ही शब्द है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका कंघी। आगे देखिए, अभय उभय का सही अर्थ युग्म क्या है? शब्द युग्म का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे है उभय, उभय का मतलब क्या होता है? जैसे उभरना नहीं, उभय मतलब होता है दोनों। जैसे अगर आप अलंकार पढ़ेंगे, एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार, और जहां पर दोनों हो वहां पर कहा जाता है उभयालंकार। उसी प्रकार एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। लेकिन जिस शब्द को दोनों में लिया जा सके, जैसे कि प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, बोलेंगे तो हम प्रधानमंत्री ही ना, तो इसलिए वो होता है उभयलिंग, जो दोनों के अंतर्गत आ सकता है। तो इसीलिए उभय मतलब होता है दोनों। और बाकी ऑप्शन देखिए, मोटा, निर्भर, ऊंचा, मतलब आगे तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और अभय का मतलब क्या होता है? अजमा भय, जिसे भय ना हो, अर्थात निर्भय। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आएगा। आगे देखिए, अंग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। अंग, अंग मतलब क्या होता है? जैसे पार्ट, जैसे शरीर का अंग होता है, शरीर का हिस्सा, पार्ट, उसी प्रकार होता है अंश। अच्छा, घटक का मतलब क्या होता है? कारक, कि इस चीज के घटक कौन से हैं, फैक्टर्स जिसे आप कहते हैं। तो फैक्टर्स भी जो होते हैं वो बेसिकली आपके अंग ही होते हैं, अंश, उस चीज का हिस्सा। तो इसलिए ये भी आपका आएगा। और अवयव, अब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स अवयव और अव्यय में कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें लगता है अवयव ही करेक्ट ऑप्शन होगा, लेकिन नहीं, अव्यय डिफरेंट है। अवयव, अवयव का मतलब होता है अंग या पार्ट्स। तो इसलिए अमी जो है वो यहाँ पर सबसे भिन्न शब्द है, उसका अर्थ अंग नहीं होता है। तो ध्यान में रखिएगा ये। आगे देखिए, उपसर्ग प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द छांटना है फिर से। और उसके लिए अब देखिए, शब्द जो है ना वो बहुत बड़े बड़े हैं, तो वहां पर अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैसे? व्याभिचारी, आप जानते हैं इसको पूरा तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वी जमा अभी जमा चार जमा ई, व्याभिचारी। सोचिए, व्यभिचारी, सॉरी। तो ये इतना बड़ा है जिसमें कि दो दो उपसर्ग हैं, एक मूल शब्द और एक प्रत्यय। अप्रत्याशित, अ जमा प्रति जमा आशा जमा इत। तो यहां पर भी आपका दो उपसर्ग हैं, एक मूल शब्द एक प्रत्यय। और मैं आशा कर रही हूं आप सभी अपने एंड पे कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व। प्रोन्नति, अब प्रोन्नति कैसे बनता है? प्र जमा उत जमा नत जमा ई, प्रोन्नति। सॉरी, छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा भाई। यहां पर भी आपके दो उपसर्ग हैं, एक प्रत्यय। लेकिन सुविख्यात में सु जमा वी जमा ख्यात, यानी कि सबसे भिन्न आपका फोर्थ ऑप्शन है, जिसमें दो उपसर्ग तो हैं, प्रत्यय कोई नहीं है। तो ये देखिए, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं जितना इन्हें इतना तोड़ना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज। आगे देखिए, उपसर्ग प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द छांटना है, फिर वैसा ही प्रश्न। अब व्यय, विध्वंस, व्यवसाय और विशेष। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है भाई व्यवसाय बहुत लंबा है, यही सही उत्तर होगा। ऐसा नहीं है। व्यय कैसे बनता है? वी जमा अय, व्यय। विध्वंस, वी जमा ध्वंस। व्यवसाय, वी जमा अव जमा साय, व्यवसाय। और विशेष, वी जमा शेष। तो हालांकि अब यहां पर सही उत्तर व्यवसाय ही है वैसे तो, लेकिन बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जैसे सभी में वी उपसर्ग है, इसमें भी वी उपसर्ग है, लेकिन इसमें एक की बजाय दो उपसर्ग है। तो इसलिए मतलब इस दृष्टि से आपका बिल्कुल भिन्न हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन है। आगे देखिए, गौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे स्टूडेंट्स गौरव सुनते हैं
तो या तो वो सीधे सीधे अव चुनते हैं कि गौरव, ये गौर जमा अव होगा तो गौरव, गलत है। गौरव जानते हैं कैसे बनता है? गुरु जमा अ, गुरु जमा अ गौरव। तो इसलिए यहाँ पे प्रत्यय जो है वो ए ऑप्शन आएगा। आप जानते हैं जैसे गौरव है वैसे ही मनुज, ये सॉरी मानव, मानव, दानव, पांडव, ये सारे जो है वो इसी प्रकार से हैं जिनमें अ प्रत्यय है। ये कैसे बनते हैं आपके? मनु जमा अ, दनु जमा अ, पांडु जमा अ, पांडु पुत्र थे ना पांडव, तो इसलिए मनु जमा अ, दनु जमा अ, पांडु जमा अ। तो इन सभी में अ प्रत्यय है क्योंकि उ और अ मिलकर वही बनाते हैं ना यण संधि में। तो इसलिए संधि, उपसर्ग, प्रत्यय सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं, तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? रूल वही जो मैंने आपको बताया था, ऊ के साथ अगर इक प्रत्यय जुड़े तो क्या बन जाता है? औ। याद है ना रूल? कितनी बार मैं बताऊं आपको? तो पुराण का पौराणिक बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे इक प्रत्यय ही होता है मोस्टली, ईक प्रत्यय बहुत ही रेयर होता है। तो पौराणिक करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका डी ऑप्शन। आगे देखिए, अमित का विलोम शब्द क्या आएगा? अमित, अमित, अमित का मतलब होता है कि जो बहुत ही विस्तृत हो, बहुत ही विस्तार में हो, मतलब इतना ज्यादा बड़ा हो, इतना फैला हुआ हो। तो जो फैला हुआ है उसका विलोम शब्द क्या आएगा? परिमित। अब जैसे असीमित जो है वो तो अमित का पर्यायवाची हो गया, लेकिन परिमित क्या होता है? जिसकी सीमा निश्चित की गई है, जो कि विद इन लिमिट्स है, विदाउट लिमिट नहीं है, लिमिटलेस नहीं है, विद इन लिमिट है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आएगा। आगे देखिए, इनमें से किस शब्द में य प्रत्यय नहीं है? अब फिर वही, जैसे वहां पे अ प्रत्यय था, यहाँ पे य प्रत्यय है। अब सौंदर्य, ये कैसे बनता है? सुंदर जमा य, माधुर्य, मधुर जमा य, शौर्य, शूर जमा य। हम कहते हैं ना ये तो बहुत ही बड़ा शूरवीर है, तो शूर, शूर जमा य शौर्य, लेकिन भारतीय। अब पीछे तो य है लेकिन बना कैसे है? भारत जमा ईय, यहाँ पे ईय प्रत्यय है, य प्रत्यय नहीं है। तो इसीलिए कभी कभी आप कंफ्यूज रहते हैं। और मैं कहती हूँ अगर आपको सौंदर्य, माधुर्य, शौर्य इनका ना भी पता होता, भारतीय का तो पता है ना कि भारत जमा ईय है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, कंफ्यूज कभी नहीं होना, ऑप्शंस को देखना है। कभी कभी ऑप्शन देखने से ही आपको पता चल जाता है। आगे देखिए, नयन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब नयन ये आपका अयादि संधि का शब्द है और प्रत्यय छांटना है तो संधि विच्छेद तो करना पड़ेगा। नयन का क्या आएगा? ने जमा अन। तो देख लीजिए अपने आप आंसर आपके सामने आ गया, अन प्रत्यय आएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन। आगे देखिए, अनुचर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अनुचर, अनुचर क्या होता है? जो आपके पीछे पीछे चले, आपका अनुकरण करे, आपकी बात माने। तो चाकर, अब ये चाकर क्या होता है? चौकोर नहीं है, चाकर है, नौकर चाकर। तो चाकर आपका दासी हुआ, सेवक। भृत्य, भृत्य क्या होता है? आपका भरण पोषण करने वाला, जैसे कि माता पिता हैं या फिर आपका जैसे कोई सेवक ही है जो आपकी सेवा कर रहा है, तो भृत्य कि आपका भरण पोषण करने वाला। और सेवक तो है ही है फिर, लेकिन निर्झर ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड था ना। निर्झर का मतलब होता है आपका झरना, तो ये तो आपका अनुचर का पर्यायवाची हो ही नहीं सकता। तो करेक्ट ऑप्शन था आपका बी ऑप्शन, कि अगर आपको भरते का मतलब नाम भी पता होता, निर्झर का तो पता है ना। अब निर्झर, निर्झर बहुत बार करवा चुकी हूँ, अब तक तो भाई याद हो जाना चाहिए। आगे देखिए, आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? शून्य, अनंत, अंबक या नभ। यहां पर मैं गारंटी देती हूं मोस्ट स्टूडेंट्स शून्य चूज करेंगे, लेकिन यहां पे करेक्ट ऑप्शन अंबक है, क्योंकि आकाश का पर्यायवाची अंबर होता है, अंबक नहीं होता। याद रखिएगा इस चीज को। शून्य, अनंत, नभ ये सारे आकाश के पर्यायवाची हैं, लेकिन अंबक जो है वो आकाश का पर्यायवाची नहीं है। अंबक का मतलब होता है आपकी आंखें, नेत्र, नयन, लोचन, दृग, सारे पर्यायवाची। तो इसलिए अंबक का मतलब ये आंखें होता है, अंबर मतलब आकाश होता है, अंबक, अंबर, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आगे देखिए, भाषा के ध्वनि समूह क्या कहलाते हैं? अब भाषा के ध्वनि समूह, ध्वनियां क्या होती हैं? जैसे हम ध्वनियों को जब लिखित रूप देते हैं तो वो स्वर और व्यंजन बन जाते हैं, तो उनके समूह को क्या कहते हैं? अब यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। शब्द, सबसे पहले तो आप शब्द ही चूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे ना वर्ण भी दिया हुआ है, और वर्ण में आपके स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। और वर्ण में इसका मतलब कि आपके संयुक्ताक्षर भी आते हैं, ये तो आपने सोचा ही नहीं। तो संयुक्ताक्षर अगर आते हैं, तब जैसे क्ष है, क्ष मतलब क और श,
और अ, इन्हीं तीनों से मिलकर बनता है ना। तो यहाँ पे तीन तीन वर्णों का समूह है। तो ये जो ध्वनि समूह है ये आपका क्ष, संयुक्ताक्षर बना, वर्ण बना। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन सबसे पहले आपका वर्ण आएगा। कहते ना बहुत कभी कभी ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, कंफ्यूजिंग आ जाते हैं, तो वहां पर आपको फंसना नहीं है, बस मेन चीज ये है। आगे देखिए, नभचर शब्द में कौन सा समास है? समास भी इंपॉर्टेंट है, उपसर्ग प्रत्यय संधि समास सभी शब्द जो है वो आपके लिए टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। नभचर, अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है। समास में आपको अच्छे से पता है हमेशा दो शब्द छांटने होते हैं, दोनों का रिलेशन ढूंढना होता है। तो नभचर यानी कि नभ में चरने वाला, चरने वाला मतलब विचरण करने वाला, घूमने वाला। अब आकाश में कौन कौन घूमता है? सबसे पहले तो आपका चिड़िया घूमती है, पतंगे उड़ती रहती हैं, हेलीकॉप्टर एरोप्लेन वो भी तो आकाश में घूमते हैं। भाई आपके सूर्य और चंद्रमा, बादल, ये सभी आपके नभचर हैं। तो इसलिए ये आपका स्पेसिफिक सेंस में नहीं, जर्नल सेंस में है, यानी कि नभ में चरने वाला। अगर में आ गया, कारक चिन्ह है, अधिकरण कारक है, तो तत्पुरुष समास होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो यहां पर आपका अधिकरण तत्पुरुष समास था। आगे देखिए, दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी है? अब 3, 4, 5 या 7। यहां पर 4 और 5 को तो आप मुझे पता है बहुत इजीली कट कर देंगे। समस्या कहां पर आती है? 3 में और 7 में। रीजन बिहाइंड, अब जब हम उच्चारण के आधार पर करते हैं ना, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, वहां पर स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई जो दीर्घ स्वर है वो 7 है, आ ई उ ए ओ औ। लेकिन वास्तव में अगर आपके पास कभी भी प्रश्न है कि दीर्घ स्वर कितने हैं, आप हमेशा और हमेशा 3 चूज करेंगे। रीजन बिहाइंड, जो जैसे दीर्घ संधि में होता है आ ई और उ, ये तीनों के तीनों आपके एक्चुअल वाले दीर्घ स्वर हैं। ए ओ औ आपका संयुक्त में आता है, तो इसलिए आपको याद रखना है ये चीज। आगे देखिए, एक से अधिक व्यंजन जब जोड़कर बोले या लिखे जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अभी हमने किया था कि एक से अधिक व्यंजन जैसे क और श जोड़कर लिखे तो क्या बने थे आपके? संयुक्ताक्षर। क्लियर है ना? क्योंकि अनुस्वार तो आपका ये अंग होता है, उत्क्षिप्त व्यंजन तो आपका ढ या ढ होता है। ये आपने किसी को जोड़कर थोड़ी ना लिखा है, लेकिन संयुक्ताक्षर जो होता है वो आप जोड़कर लिखते हैं। जैसे कि आपका क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, द्र, द्व, ऐसे कितने होते हैं, मतलब आपके अनलिमिटेड। आगे देखिए, अश्रु पूर्ण में कौन सा समास है? फिर से आपको दो वर्ड्स अलग करने हैं, अश्रु और पूर्ण। अश्रु मतलब होता है आंसू, पूर्ण मतलब होता है पूरा, भरा हुआ मतलब। तो अश्रु पूर्ण का मतलब क्या हुआ? अश्रुओं से पूर्ण, अश्रुओं के द्वारा। जैसे हम कहते हैं ना तुम्हारी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, यानी कि तुम्हारे नेत्र अश्रुपूर्ण हुए हैं, कि अश्रुओं से भरे हुए, से या के द्वारा। अगेन जनरलाइज वर्ड है, कारक के चिन्ह आ गए हैं तो आपका तत्पुरुष। और अश्रु से जो है वो कर्ण कारक में आता है, जहां पे अलग होने का भाव नहीं, माध्यम हो कि अश्रुओं से पूर्ण या अश्रुओं के द्वारा पूर्ण, तो कर्ण तत्पुरुष आपका बेहतर विकल्प आएगा। आगे देखिए, चंद्रवदन में कौन सा समास है? और मैं आपको बताऊं, जैसे ही चंद्रवदन शब्द सुनते हैं ना स्टूडेंट्स, सबसे पहले वो बहुव्रीहि चूज करते हैं। उन्हें लगता है भाई बल्ले बल्ले हो गई है, बिल्कुल हमने करेक्ट ऑप्शन दिया है, जो गलत हो जाता है। यहां पे गजवदन नहीं है, ठीक है ना? अगर आपका गजवदन होता तब तो डेफिनेटली आपका बहुव्रीहि समास होता। क्यों? क्योंकि ये गणेश जी के लिए आता है। वदन, यहाँ पे वदन और बदन में समझिएगा अंतर। बदन का मतलब होता है शरीर, तन, लेकिन वदन का मतलब होता है मुख, आपका चेहरा, वदन। तो इसलिए गजवदन का मतलब था हाथी जैसा मुख है जिनका, अर्थात गणेश जी। लेकिन चंद्रवदन, अब चंद्र जैसा मुख है जिसका, अब ये तो आप किसी सुंदर स्त्री को कह सकते हैं, अपने प्रियतम को कह सकते हैं, किसी भी मतलब व्यक्ति को कह सकते हैं। तो जहां पे जर्नलाइज चीज आ जाए वहां पे बहुव्रीहि नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक होता है। तो चंद्रवदन में आपका कर्मधारय समास आएगा कि चंद्र जैसा मुख वाला। आगे देखिए, किस शब्द में पंचमाक्षर का गलत प्रयोग हुआ है? तो इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, पंचमाक्षर का जो नियम होता है वो क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे आपका है संकल्प, तो जहां पे अनुस्वार आया उसका अगला वाला वर्ण देखेंगे आप, क। अब क का पंचमाक्षर क्या होता है? क ख ग घ अंग। तो संकल्प को कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार से, संकल्प ऐसे लिखा जाएगा। अब उस तरीके से आप ये सारे शब्द अगर करके देखेंगे आपको पता चलेगा कि करेक्ट ऑप्शन संकट आएगा, क्योंकि संकट में क वर्ग, संकट को वैसे तो आप ऐसे लिखते हैं, लेकिन अनुस्वार की जगह आप क में अंगा लगाएंगे, आधा न नहीं लगाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आएगा। आगे देखिए,
हरि कपि युग्म का संबंध क्या है? अब ये शब्द युग्म भी आपको पता होगा, मैंने पढ़ाए थे। एकार्थी शब्द युग्म, भिन्नार्थी शब्द युग्म, समानार्थी शब्द युग्म और विपरीतार्थी शब्द युग्म। अब यहां पर एक चीज है, हरि। हरि मतलब होता है विष्णु, कपि मतलब होता है बंदर, लेकिन हरि का मतलब भी बंदर होता है। लेकिन अब एकार्थी तो नहीं आएंगे क्योंकि दोनों एक अर्थ के नहीं है। हरि का मतलब विष्णु भी हो सकता है, लेकिन समानार्थी भी नहीं होंगे ये। याद रखिए, पर्यायवाची में ना आपके समानार्थी और अनेकार्थी दोनों आ जाते हैं। अब कपि तो मोस्टली बंदर के लिए आता है, लेकिन हरि विष्णु, विष्णु जी के लिए बंदर, घोड़ा, हाथी सबके लिए आ जाता है। तो इसीलिए ये पर्यायवाची होगा, समानार्थी नहीं होगा। बस इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, आगे देखिए, बस 5 प्रश्न और हैं, फटाफट कर लीजिए। मोहन की पुस्तक मेरे पास है। मोहन की पुस्तक, तो ये आपका संबंध कारक था, ठीक है ना, कि मोहन की पुस्तक, का, के, की, रा, रे, री। आगे देखिए, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इतना बड़ा वाक्य, इतने बड़े वाक्य में आपको छांटना था कि कौन सा कारक नहीं है। और इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। आपको सारे 8 के 8 कारक नहीं देखने हैं। पहला है अपादान कारक। अपादान का क्या होता है? अपादान से, यानी जहां पे अलग होने का भाव हो। तो गर्दन धड़ से अलग कर दी। अब धड़ से अलग, अलग होने का भाव हो गया तो अपादान कारक है। करण कारक, इसकी विभक्ति भी से होती है, लेकिन वो माध्यम होता है कि से या के द्वारा। तो अब जैसे धारदार हथियार से, कि गर्दन कैसे अलग की थी? हथियार से, यानी हथियार के द्वारा, तो करण कारक भी है। और व्यवसायी की गर्दन, तो व्यवसायी की गर्दन, यहां पे संबंध कारक भी आ गया, लेकिन अधिकरण कारक यहां पर नहीं है। कहीं पर भी में या पर नहीं आ सकता। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 4th ऑप्शन ही आएगा। आगे देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? और इसके लिए सबसे इजी देखिए, एक बार ना विकल्प पढ़िए। जैसे आपको तत्सम तद्भव का प्रश्न है ना, सबसे पहले विकल्पों को पढ़िए। रोटी, शतरंज, पक्षी और बहू। जैसे ही आपने संयुक्त अक्षर देखा, सबसे पहला ऑप्शन आपका वही होना चाहिए तत्सम के लिए, पक्षी। पक्षी आपका जो है वो आपका तत्सम है, और पक्षी का तद्भव क्या होगा? पंछी। ठीक है जी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आगे देखिए, निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध, ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध मतलब कि जिसकी वर्तनी सही नहीं है। फिर से अंतर्धान। अब ये ध्यान, स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई ध्यान होता है तो ये भी आपका अंतर ध्यान होगा, ऐसे आएगा ये अंतर ध्यान, जो कि गलत है। अंतर्धान बिल्कुल सही है। उज्जवल बिल्कुल सही है। प्रज्वलित सही है, लेकिन अनाधिकार नहीं होता, सही होता है अनधिकार। अनधिकार, क्योंकि यहां पे अन उपसर्ग है, न के नीचे हलंत। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका डी ऑप्शन, ध्यान में रखिएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, तुम्हारे घर सोना बरसेगा में कौन सा कारक है? तुम्हारे घर सोना बरसेगा, छोटा सा वाक्य है, हमें लगता है क्या कारक पढ़ने हैं, इतना जरा सा सेंटेंस है, 2 सेकंड में जान जाएंगे हम। लेकिन नहीं, समस्या खड़ी हो जाती है। जितना छोटा होता है ना प्रश्न, उतना ही गहरा होता है प्रश्न, ट्रिकी क्वेश्चन होता है वो। तो तुम्हारे घर सोना बरसेगा, इसमें कौन सा कारक आएगा? अब यहाँ पे संबंध कारक तो है नहीं जो आपको लगे भाई तुम्हारे घर, और होता भी तब भी यहाँ पर आपका अधिकरण कारक आना था। क्यों? तुम्हारे घर सोना बरसेगा मतलब तुम्हारे घर पर सोना बरसेगा, तुम्हारे घर पर सोना बरसेगा। तो यहाँ पे पर विभक्ति छिपी हुई थी, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 2nd ऑप्शन आएगा। तो चलिए, मुझे आशा है आज हमने 45 प्रश्न किए हैं भाई, अच्छे से इनकी तैयारी कीजिएगा। कोई भी विषय अगर आपको लगता है व्याकरण का कि जिसमें आप कमजोर हैं, उसको ट्राई कीजिए और ज्यादा अभ्यास कीजिए। हम तो आपके लिए MCQs लेकर आते ही रहेंगे। तो तब तक के लिए आप अभ्यास कीजिए। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर जा सकते हैं। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अपने स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रखिए, बहुत मतलब ध्यान रखिए, ठीक है ना। और पढ़ाई पर तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य और पढ़ाई दोनों साथ साथ चलनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद।